वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो कि मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन। दोस्तों इस सेट से आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का प्रावधान है जो पंचायती राज की आधारशिला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ए जो है ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जिसमें पंचायती राज की आधारशिला रखी गई है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है ये आप देखेंगे कि अनुच्छेद 243 का ए ग्राम सभा को परिभाषित करता है, जिसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हमारे द्वारा एग्जाम पैटर्न पे ये सेट तैयार किया गया है। पहले थोड़ा इजी सेट का इजी क्वेश्चन डाला गया है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा तो टफ क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको एग्जाम में हुबहू मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होता है? तो दोस्तों यह मैट्रिक्स में संपन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि गिनी गुणांक का उपयोग अर्थशास्त्र के में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका उद्देश्य होता है आय की असमानता मापने के लिए यह किया जाता है। दोस्तों यह गिनी गुणांक को आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय बिहार में वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों यह किया गया था अमर सिंह के द्वारा। इस प्रश्न का आप आंसर देख रहे हैं अमर सिंह, और इससे रिलेटेड जो व्याख्या है ये आप देखेंगे कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने छापामार युद्ध जारी रखा था, इसीलिए यह कहा जाता है। अमर सिंह कौन थे? तो इनके भाई थे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो व्यतिकरण का सिद्धांत दिया गया था थॉमस यंग के द्वारा। दोस्तों धीरे धीरे सेट आपको हार्ड की ओर बढ़ रहा है और आपको 21-25 क्वेश्चन के बाद सब हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे और व्याख्या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव किस आधार पर हुए थे? तो दोस्तों यह हुआ था सीमित मताधिकार यानी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि ह्यूमस किस मिट्टी की उर्वरता का मुख्य आधार है? यहाँ ह्यूमस के बारे में बोला जा रहा है, तो दोस्तों यह है वन मिट्टी का। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों ये भी 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, और आपको ये बताना है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज जो की गई थी कब की गई थी, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर संगम बनाती है? तो दोस्तों यह संगम बनाती है कुर्सेला कटिहार में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लागू किया जाता है? तो दोस्तों यह लागू किया जाता है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन में यह लागू किया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको 352 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद और 360 इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि ओम का नियम किन भौतिक स्थितियों में लागू होता है? तो ओम का नियम जो है दोस्तों यह चालक और ताप स्थिर रहने पर यह नियम लागू होता है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम आपको याद होगा V = I R होता है। तो इस पे क्या हो गया,
चालक का तार स्थिर रहता है, इस पे ही यह नियम लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में के दौरान बिहार में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों उस समय जो प्रमुख नेता थे वह थे दीप नारायण सिंह जी। हमारा अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप राजकोषीय घाटा को आंसर याद रखेंगे। सरकार का कुल उधार यानी कुल व्यय और कुल आय के अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। हमारा अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कोशिका को ही पचा सकते हैं, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ, लेकिन इसके तोरण द्वारों का विकास किस वंश के काल में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था शुंग वंश के काल में। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक ऊष्मा सोखने की क्षमता किसकी है? तो दोस्तों इसमें जो सबसे अधिक ऊष्मा सोखने की क्षमता होती है वह होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यानी CFC में। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह है पहली बैठक की नियत तारीख से। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वर्ण भंडार के साक्ष्य बिहार के किस जिले में पाए गए हैं? तो दोस्तों यह पाया गया है जमुई जिला में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चले। हमारा अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर है जो किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है दोस्तों 1 प्रति मीटर के बराबर। ये आपको याद रखना है, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर के बराबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे और यह किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों एकेश्वरवाद का प्रचार के लिए यह स्थापना किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय जो है दोस्तों यह है राज्य शासन करना। हमारा अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली मुख्य गैस कौन सी थी? तो दोस्तों इस समय जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय रिसने वाला गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था उस समय। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है? तो इसके संदर्भ में राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना, यही इसकी नियुक्ति का संदर्भ होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पुदीना की पत्तियों में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों कार्बनिक अम्ल के बारे में बोला गया पुदीना में, तो यह पाया जाता है मैलिक अम्ल यानी तथा टैनिक अम्ल, ये दो पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, यह आपको 200% मान लीजिए, यह एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो है दोस्तों इसके बाद आपको जो सेट मिल रहे हैं यह क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ लगेंगे और इन क्वेश्चन को आप आंसर खुद से भी करते चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ सही नहीं है बोला गया, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, तो ये सही बात है, इसे 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।
यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये भी सही बात है, इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित किया गया है। यह राज्य की बाध्यता के ही वह इसे निःशुल्क प्रदान करता है। तो ये भी सही बात है, यह निःशुल्क बाध्यता प्रदान करता है। यह केवल सरकारी स्कूलों में ही लागू एवं निजी स्कूल में नहीं। तो ये गलत बात है, ये सरकारी और निजी स्कूल में भी लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि RTE कानून के तहत निजी स्कूल को भी गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखनी पड़ती है। यह निजी स्कूलों पर भी लागू है हमारा। अगला प्रश्न है कि कोशिका श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है। तो दोस्तों यह माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भाग में होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्रेब्स चक्र, जिसे सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जहां ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ मौद्रिक नीति के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह जो है यह मूल्य स्थिरता और विकास को मुख्य रूप से उद्देश्य करता है हमारा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। RBI का मुख्य काम महंगाई यानी मुद्रास्फीति को एक लक्षित दायरे के भीतर रखना है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे हमारा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ट्रिपल वेरी लगा लीजिए, यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह है मौलाना मजरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था बिहार में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान यह आश्रम कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रमुख केंद्र था हमारा। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों यह आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह पैदा हुई है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को दर्शाता है हमारा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का धन ब्रिटेन ले जा रहे थे। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है। तो दोस्तों वह मृदा है काली मिट्टी। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, काली मिट्टी में पानी सोखने पर फूलने और सूखने पर गहरी दरारें पड़ने का गुण होता है, जिससे मिट्टी अपने आप उलट पलट जाती है हमारा। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे। तो विद्युत अपघटन का नियम दिया गया था दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माइकल फैराडे ने 1834 में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए 2 मुख्य नियम दिए थे हमारा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो दोस्तों यह मिलती है मनेर के पास। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना जिले के मनेर में सोन गंगा नदी से मिलती है हमारा। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे। तो दोस्तों यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है और यह 1976 में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है हमारा। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज
इंसिपिडस होता है? तो दोस्तों यह होता है एडीएच की कमी से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से शरीर पानी को रोक नहीं पाता और बार बार पेशाब आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों अरविंद पड़गड़िया जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2015 में नीति आयोग के गठन के समय अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे और उस समय जो अपने नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है रेशम उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर में तसर सिल्क का उत्पादन बड़े पैमाने में होता है। हमारा अगला प्रश्न है हर्ज किसकी इकाई है? तो हर्ज जो है दोस्तों यह इकाई है आवृत्ति की। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किसी भी तरंग के 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 324 जो है यह संबंधित है निर्वाचन आयोग से, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो यह होता है बैगनी रंग का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए अपवर्तन के दौरान वह सबसे ज़्यादा मुड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो किया गया था दोस्तों यह लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है, लाला हरदयाल के द्वारा जो है सेंट फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? दोस्तों कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है सेलुलोज की। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे पादप कोशिकाओं की बाहरी परत सेलुलोज से बनी होती है जो उन्हें कठोरता देती है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों यह है गया जिले में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा जिले में फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है महंगाई कम होती है। हमारा अगला प्रश्न है इससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे रेपो रेट बढ़ाने से बैंक लोन महंगे कर देते हैं जिससे बाजार में पैसा कम आता है और महंगाई कम होती है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता? तो दोस्तों ध्वनि का संचरण जो है वह मुख्य रूप से निर्वात में नहीं होता है, ठोस द्रव गैस में होता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे ध्वनि को चलने के लिए भौतिक माध्यम की जरूरत होती है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वह होता है मुख्य रूप से 6 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा एक नियंत्रित चलने वाला सदन है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह महाराणा प्रताप और अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व के कोर क्षेत्र में
क्या अनुमति होती है? तो दोस्तों इसमें जो अनुमति होती है वह होती है कोई गतिविधि नहीं करता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कोर क्षेत्र सबसे संवेदनशील होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह वर्जित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह जी। हमारा अगला प्रश्न है कि इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1912 का जो अधिवेशन हुआ था यह हुआ था बांकीपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था दोस्तों यह J.J. थॉमसन के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, इससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 1857 में कैथोड किरणों के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। कब? 1857 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो था यह दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंदिरा गांधी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि टाइगर स्टेट के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो यह MP को जाना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि निरंजना नदी के तट पर पीपल ब्रिज के नीचे उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों वह खनिज है पोटेशियम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पोटेशियम हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और धड़कन को नियंत्रित करने में सहायक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1882 में रिपन संकलन को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में कैमूर का पठार जो स्थित है दोस्तों यह स्थित है चूना पत्थर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कैमूर का पठार अपनी सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के भंडारों के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वह यंत्र है बैरोमीटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरावट तूफान का संकेत देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1885 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है दोस्तों यह मिश्रण है तांबा और जस्ता का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कितना है? तो बिहार में लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो है दोस्तों यह है 40। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं वह है 40। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह है मत्स्य उत्पादन से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नीली क्रांति का उद्देश्य मछली और समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है कि
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों वह संविधान है, संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है हमारा। इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है हमारा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नाभिकीय संलयन जो है सूर्य और तारों में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है हमारा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक जो थे वह थे गोपाल जी हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की नींव डाली थी, ये आपको याद रखना है हमारा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के बारे में बोला गया है दोस्तों, तो यह अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, वयस्क अवस्था में आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं हमारा। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के दौरान जो होता है दोस्तों वह होता है मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है, ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, महंगाई में क्रय शक्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती है हमारा। अगला प्रश्न है, बिहार में सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो बिहार में सोन नदी का उद्गम जो है दोस्तों यह है अमरकंटक हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर यह बिहार में प्रवेश करती है हमारा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो आया था दोस्तों यह 1928 में आया था हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था हमारा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है दोस्तों वह है आंवला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सभी खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है हमारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है राज्यसभा को हमारा। अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है हमारा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है दोस्तों यह सासाराम में स्थित है हमारा। अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, यह मकबरा अपनी वास्तुकला और झील के बीच स्थित होने के लिए प्रसिद्ध है हमारा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इतिहासकार बीएस स्मिथ ने उनकी विजयों और कभी ना हारने की क्षमता के कारण उन्हें यह उपाधि दी थी हमारा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्यों बढ़ता है? तो तापमान इसलिए बढ़ता है दोस्तों क्योंकि वायुदाब घटने पर के कारण ऐसा होता है हमारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1949 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था हमारा। अगला प्रश्न है, तिलहड़ कुंड जलप्रपात बिहार के किस पठारी क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ तिलहड़ कुंड की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह स्थित है कैमूर पठार में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कैमूर जिले में स्थित है और यह क्षेत्र बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है हमारा। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल के अलावा किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है मर्केली स्केल का हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रिएक्टर स्केल ऊर्जा मापता है, जबकि मर्केली स्केल भूकंप से होने वाली तबाही को मापता है हमारा। अगला प्रश्न है कि पंचायती
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर की किस रणनीति के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह बाबर की जो रणनीति थी इसमें यह तुलुगगामा युद्ध नीति थी। इसमें इन्होंने तोपों का प्रयोग किया था। बाबर ने पहली बार तोपों और तुलुगगामा नीति का उपयोग किया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज के वेदों की ओर लौटो नारे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन परंपरा का पुनरुत्थान करना। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। दयानंद सरस्वती चाहते थे कि लोगों को अंधविश्वास छोड़कर वेदों के शुद्ध ज्ञान को अपनाएं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर इसे केल्विन में बदलें तो क्या होगा? तो दोस्तों इसे केल्विन में बदलने पे 310 केल्विन हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि K + C + 273 + 15, तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो ये 310 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप के तोरण द्वारों पर किस शैली की नक्काशी की गई थी? तो दोस्तों इस पे जो नक्काशी की गई थी मौर्यकालीन काष्ठ शैली की। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पत्थर पर लकड़ी जैसी नक्काशी की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसमें सभी राज्यों के सीएम और यूटी के एलजी शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोसी नदी को बिहार का शौक क्यों कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मार्ग बदलने में की प्रवृत्ति रखती है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि यदि नदी अपने साथ बहुत गाद लाती है जिससे रास्ता बदल देती है और बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो किस वेद का हिस्सा है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% पूछा भी जा सकता है। तो यह लिया गया अथर्ववेद से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद का भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु जो है वह है लिथियम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन एक अधातु है लेकिन लिथियम सबसे हल्की धातु है। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसलिंग का निर्णय लेने का आधार क्या है? तो इसका आधार होता है 1/3 केंद्र और 2/3 राज्य में यह आधार है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों यह होता है थाइलाकोइड में। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, थाइलाकोइड में क्लोरोफिल होता है जहाँ प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में अग्रनोमोई कौन थे? तो अग्रनोमोई जो थे यह थे कृषि विभाग के अधिकारी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज इनका उल्लेख किया है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग जो है शरीर के गुर्दे और आँखें को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर बढ़ता है जो मुख्य रूप से गुर्दे और आँखों और नसों को नुकसान पहुंचाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिक्किम का भारत में विलय किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? तो सिक्किम का भारत में विलय जो हुआ है दोस्तों यह हुआ है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, 35वें द्वारा सह राज्य बना और 36वें द्वारा पुण्य राज्य बना, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है जोधपुर में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, शुष्क क्षेत्रों की वानिकी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था नमक कानून को तोड़ना। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ये डेट आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि
हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है? तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक इसलिए है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, हीरा में कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बंधे होते हैं, इसीलिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों यह लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोला गया है तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल किस का प्रतीक माना जाता है? तो पीपल जो है माना जाता है दोस्तों बौद्धिक ज्ञान के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है दोस्तों साइटोप्लाज्म और खुरदरे ईआर पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों यह कहा जाता है कोयम्बटूर को। इस प्रश्न का हमारा आखिरी प्रश्न का जो सॉल्यूशन है, व्याख्या है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में टेक्सटाइल मिलों की अधिकता के कारण इसे यह उपाधि दी गई है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट समाप्त होता है जिसमें हमने 100 क्वेश्चन बताएं और इस सेट से 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।